Video is for those students who are studying in class 10th and CBSE बोर्ड। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने इकोनॉमिक्स के दूसरे चैप्टर, जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है बच्चों, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपके इकोनॉमिक्स के किसी भी चैप्टर को आपके सिलेबस में इसलिए डाला गया है ताकि आपको सिर्फ नॉलेज ही ना मिले, आपकी थिंकिंग प्रोसेस भी हाई लेवल तक पहुंचे। तो आज जब इंडियन इकोनॉमी के कई सेक्टर्स को आप जानेंगे तो साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन मन में एराइज होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके थिंकिंग प्रोसेस को बहुत हाई लेवल पे लेके जाएंगे। तो आज जब मैं इसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखूंगी तो डेफिनेटली बच्चों, आप सभी से मेरी गुजारिश है, आने वाले माइंड में आने वाले हर एक प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डालिए। आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं इकोनॉमिक। जब हम इकोनॉमी कहते हैं बच्चों तो उसका अर्थ क्या होता है? व्हाट इज इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो आपको ये समझना है कि जब अर्थव्यवस्था कहा जा रहा है, इकोनॉमी कहा जा रहा है, तो ये एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम हर वो काम करते हैं जिससे गेनिंग प्राप्त हो, और वो गेनिंग किस रूप में हो? मनी के रूप में हो, पैसे के रूप में हो। वो जो आर्थिक, या हम कहें कि जो इकोनॉमिक बेनिफिशरी हमको प्राप्त होती है, आर्थिक लाभ जिसे कहा जाता है बच्चों, वो जब प्राप्त होता है और उसके लिए आप जो भी काम करो वो सब आपकी इकोनॉमी का एक अंग होगा। और हर इकोनॉमी एक सिस्टम के जरिए चलती है। तो जब आप बात कर रहे हो इंडियन इकोनॉमी की, तो इंडियन इकोनॉमी के वो पिलर्स भी आपको जानने चाहिए, वो सेक्टर्स भी आपको जानने चाहिए जो आपके देश की अर्थव्यवस्था को चला रहे हैं। और ये सेक्टर सिर्फ इंडियन इकोनॉमी के नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमी होती है उसके होते हैं। तो आज उनसे परिचित होइए कि आखिर ये प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जिसे हम हिंदी में प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, वो क्या है? तो वो ओरिजिनल ओरिजिन है। अब ओरिजिनल ओरिजिन का मतलब क्या? वास्तविक उत्पत्ति। ये वो सेक्टर है जिसमें हम ऐसी चीजों का उत्पादन करते हैं जो मौलिक हैं, जिसे अलग से मैं कहूँ तो हमने नहीं बनाया, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हमने नहीं किया। एज इट इज जैसे हमें मिलता है हम उसे लेते हैं। जैसे खेतों में उगने वाला अनाज, आप गेहूं का साइज डिसाइड करते हैं क्या? आप गेहूं का कलर डिसाइड करते हैं क्या? नहीं। वो जो खेती है वो एक उस पूरी प्रोसेस में नेचुरली उस दाने को आप जहां डालोगे वहां पर वो पौधा उगेगा और उससे हमको गेहूं प्राप्त होगा। तो ये जो प्राथमिक क्षेत्र हम कहते हैं अर्थव्यवस्था का, उसमें वो सारे चीजें शामिल होंगी बच्चों, वो सभी कुछ उसमें शामिल होगा जो ओरिजिनली हमको मिलता है। इसीलिए आप देख लीजिए कि जब कभी प्राइमरी सेक्टर की बात आती है तो उसमें फार्मिंग आती है, खेती आती है। ठीक, हम कई तरह की खेती करते हैं, हम इसके अंतर्गत माइनिंग को रखते हैं। जितने भी हमारे कोल माइंस हैं, आयरन माइंस हैं, बॉक्साइट माइंस हैं, वो सभी माइनिंग की जो क्रियाएं हैं वो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर रखते हैं फिशरी को। नेचुरली जो भी हमको गॉड गिफ्टेड मिला हुआ है उसको लेना, उसको प्रोड्यूस करना, वो सारा काम बच्चों इसके अंतर्गत होता है, प्राइमरी सेक्टर में होता है। हम चीजों का रूप, रंग और आकार इसमें नहीं बदलते। इसमें उत्पादन का फॉर्म बिल्कुल नेचुरल होता है, वास्तविक होता है, प्राकृतिक होता है। लेकिन जब बात करते हैं हम सेकेंडरी सेक्टर की बच्चों, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। आपको जो चीज जैसे ही मिली है आप उसका वैसे यूज ना करके उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। कैसे? आपको मिला है लाइम स्टोन, आपने उससे बना लिया चौक। आपको मिला था लाइम स्टोन पर किसी ने उसको मिला लिया सीमेंट, बना दिया सीमेंट, तो आपने उसके फॉर्म को चेंज कर दिया। तो सेकेंडरी सेक्टर को बच्चों हम इसीलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्मेशन होता है। हम बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं चीजों को, एक नई ही चीज बनाकर लोगों के यूज के लिए हम यहाँ पर रख देते हैं।
जैसे यही देख लीजिए, कई साल पहले तो पूरे विश्व में चॉक से लिखा जाता था ब्लैक बोर्ड पे, आज वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड मार्कर है। तो ये है मैन्युफैक्चरिंग। तो जितनी भी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हैं जिसका आप बिल्कुल चेंज कर देते हैं शेप साइज, वो सब कुछ जो काम होगा वो सेकेंडरी सेक्टर में होगा। मैं इसे इसलिए ऐसा बता रही हूँ कि फिर आप कंफ्यूज मत होइए ना कि अगर चॉक इंडस्ट्री की बात आ रही है, अगर आपकी वो बिस्किट इंडस्ट्री की बात आ रही है, तो उसको आप किस में डालोगे। हर वो चीज़ जिसका आपने ट्रांसफॉर्मेशन किया है वो पूरी की पूरी सेकेंडरी सेक्टर की चीज़ हो जाती है। और जिसका आपने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं किया है, एज इट इज लिया है, कैसे माइनिंग में आपको जो मिला और अयस्क मिला वो आपने एज इट इज ले लिया, बॉक्साइट लिया, बाद में एल्युमिनियम बनाया। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाना सेकेंडरी सेक्टर, लेकिन बॉक्साइट निकालना प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वो जैसा था आपने उसे वैसा ही निकाला है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। फिर कोई भी आपसे कुछ भी पूछे, आप बड़ी आसानी से बता दोगे कि दैट्स वाई इट इज प्राइमरी सेक्टर एंड दैट्स वाई इट वाज इन सेकेंडरी सेक्टर। अब हम बात कर लेते हैं ये टेरिटरी सेक्टर, ये कैसे आया। बच्चों, ये पहले अर्थव्यवस्था में, अगर हम बहुत पुरानी बात करें हिस्ट्री की, तो उसमें अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र का बहुत नामो निशान बहुत कम था। लेकिन आज ये एक बिगेस्ट सेक्टर हो गया है हर एक इकोनॉमी का, और हमारी इंडियन इकोनॉमी का तो 60% इस टेरिटरी सेक्टर से आता है। ये सेक्टर है क्या? ये सेक्टर है सर्विस सेक्टर। ये सर्विस देता है, सेवाएं देता है। ये किनको? प्राइमरी सेक्टर को भी देता है ये सर्विसेज, और ये सेकेंडरी सेक्टर को भी सर्विसेज देता है। प्राइमरी सेक्टर को जैसे मैं आपको इजीली समझाऊं, तो प्राइमरी सेक्टर में जो अनाज हुआ है उसको बाजार तक, मार्केट तक ले जाने का जो काम किया जाएगा, उसके लिए जो आप गाड़ी यूज करते हो, जो आप ड्राइवर रखते हो, वो सब कुछ किसके अंतर्गत है? टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत। वो आपको यहाँ के सामान को यहाँ तक ले जाने में मदद कर रहा है, यानी हर तरह का परिवहन इसके अंतर्गत आएगा। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, आप बैंकों में रख रहे हो, तो बैंक की पूरी सर्विस टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आएगी। बीमा है वो इसके अंतर्गत आएगा। एक बड़ा ही अलग क्वेश्चन मैंने देखा कि सीबीएसई बोर्ड में एक बार पूछा था जहाज रानी, अब उसको उसने पूछा था कि ये किस सेक्टर में आएगा, और अधिकांश जो बच्चे हैं उसको उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि अगर बड़ी बड़ी जहाज़ों का निर्माण हो रहा है तो ये तो भाई सेकेंडरी सेक्टर में आना चाहिए। नहीं बच्चों, जहाज जब आपके सामान को एक देश से दूसरे देश लेके जाता है तो वो जो काम है वो सर्विस के अंतर्गत आएगा। तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लियर रहिए कि जहाँ पर भी आप लोगों को सुविधा देने के लिए, वो कैसे भी लोग हों, उनको सुविधा देने के लिए कोई काम करोगे तो वो पूरा सर्विस कहलाएगा, और टेरिटरी सेक्टर सर्विस सेक्टर होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, जिस माध्यम से देख रहे हैं, एक मोबाइल के माध्यम से, तो मुझे ये बताइए मोबाइल किसके अंतर्गत आएगा? ये जो सेवा आपको मिल रही है जियो की, आइडिया की, वो सेवाएं किसके अंतर्गत आएंगी? डेफिनेटली वो सर्विस सेक्टर में आएंगी। लेकिन मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग किसके सेक्टर के अंतर्गत आएगा? तो वो सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा। तो कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर रखिएगा बच्चों कि टेरिटरी सेक्टर मतलब हर तरह की जो सुविधा देने का काम है, सर्विस देने का जो काम होता है, वो टेरिटरी सेक्टर में होता है। इसलिए कभी अगर चुनने के लिए दे दे सीबीएसई बोर्ड की, आप ये सारे को चूज कीजिए कि कौन प्राइमरी सेक्टर का काम है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सर्विस, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ओरिजिनल फॉर्म में चीज़ें आपको मिल रही हैं, प्राइमरी सेक्टर में आएंगी। अगर उनका ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नई चीज़ बनाकर आपको दी जा रही है, सेकेंडरी सेक्टर में आएंगी। और अगर आपको कुछ सुविधा दी जा रही है, आपको कुछ ऐसा लाभ दिया जा रहा है, चाहे वो बैंक की तरफ से आपको लोन देना हुआ, कहते हैं ना 0% फाइनेंस पे ले जाइए गाड़ी, तो वो सारे काम सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। तो इकोनॉमी की ये तीनों सेक्टर बहुत मायने रखते हैं, और ये सब तीनों के तीनों सेक्टर आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं। और इस इंटरडिपेंडेंसी को हम इस तरह समझ सकते हैं कि क्या हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स में हमको देखने को मिले, कैसे प्राइमरी सेक्टर से लोग सेकेंडरी सेक्टर में आए थे।
तो बच्चों, आपकी बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इस बात को बताया गया है कि प्राइमरी सेक्टर में जब लोग काम पे लगे हुए थे तो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, परिवर्तन हुआ और वो सेकेंडरी सेक्टर तक आ गए। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ कोट कराना चाहती हूँ कि प्राइमरी से सेकेंडरी तक पहुँचने में जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी मदद करती है, वो है इन्वेंशंस। अगर इन्वेंशंस नहीं हुए होते, अगर एक तरह का इन्वेंशन का रेवोल्यूशन नहीं हुआ रहता, तो प्राइमरी से सेकेंडरी सेक्टर में पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग जाता। मैं जिस रेवोल्यूशन की बात कर रही हूं बच्चों, उसे आप सभी जानते हैं, 1800 का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इस समय में कई इन्वेंशंस हुए, कई नई नई मशीनें बनी। उन नई नई मशीनों के बनने के बाद चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। एक सिंपल देखने वाली चीज़, जैसे मैंने उदाहरण में बताया कि एक लाइम स्टोन का जो भी स्टोन था, पत्थर था, उस पत्थर को हमने चॉक में बदल दिया, उस पत्थर को हमने सीमेंट में बदल दिया। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसकी वजह से पहले जो प्राइमरी में पूरे 100% लोग काम में लगे हुए थे, यहाँ उत्पादन तो बढ़ रहा था, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति के पास काम नहीं था। इसको बहुत अच्छे से समझिए बच्चों। कैसे? जैसे आप एक फार्मर की फैमिली को देखें तो उसमें अगर आप पूछेंगे कि खेती कौन करता है, तो वो एक पर्सन का नाम नहीं बताया जाएगा, पूरा घर ही खेती करता है, क्योंकि उस घर की जो लेडीज हैं वो भी खेती में मदद करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी खेती के काम में मदद करते हैं। तो इस तरीके से 100% लोग काम पे लगे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में काम पर बहुत ही कम, मैं ये कहूँ कि 50% लोग लगे रहते हैं। तो जब इस तरह के इन्वेंशंस हुए, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो यहाँ से जो 50% लोग बचे हुए थे बच्चों, वो फिर पहुँच गए सेकेंडरी सेक्टर में। किस रूप में? अब वो फार्मर के रूप में नहीं पहुँचे बच्चों, अब वो एक मजदूर, एक लेबर के रूप में यहाँ तक पहुँच गए। ठीक, अब यहाँ के बचे हुए लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा, लेबर के रूप में काम करने लगे। अब जब इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को जरूरत पड़ी एक्सपैंड होने की, फैलने की, भाई जहाँ पर भी ये रिवॉल्यूशन हुआ वो एक देश तक नहीं, पूरे विश्व तक हुआ। तो पूरे विश्व तक इस बात को पहुँचाने का काम कैसे होता? तो इस बात को पहुँचाने का, इस तरह का उत्पादन करने का जो काम किया, वो इन्हीं लोगों ने किया। याद कीजिए कि कैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि भारत से मजदूर इंग्लैंड ले जाए जाते थे, इंग्लैंड से विशेषज्ञ जो है वो भारत लाए जाते थे, ताकि यहाँ पर भी फैक्ट्रियाँ, कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित हो सके। तो ये जो एक्सचेंज शुरू हुआ ना लेबर का, तो वो एक्सचेंज जिस माध्यम से हुआ बच्चों, वो टेरिटरी सेक्टर था। इसीलिए मैंने आपको क्लियर किया था कि अगर जहाज से कोई चीज जा रही है और आ रही है तो वो टेरिटरी सेक्टर के अंतर्गत आएगी। अब डेवलप हुआ यहाँ पे टेरिटरी सेक्टर, वो चाहे आप बैंकिंग को ले लें या बीमा को ले लें या किसी भी तरह की सर्विसेज को ले लें, वो टेरिटरी सेक्टर काम करने लगा है। किसके लिए काम करता है वो? कि सेकेंडरी सेक्टर को और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए, प्राइमरी सेक्टर को और ज़्यादा वास्ट करने के लिए काम करता है टेरिटरी सेक्टर। अब मैं समझाऊं कैसे। आज आपको अगर एक शर्ट खरीदनी है और यहाँ की कंपनी की नहीं चाहिए, आपको विदेश की कंपनी की, यू हैव टू सर्च मोर एंड मोर इन गूगल, अमेजॉन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आप इससे शॉपिंग करते हो। तो आप बताइए कि मैन्युफैक्चर तक, उस कंपनी तक आपको पहुंचा कौन रहा है? सर्विसेज, मोबाइल, उसके अंदर की सर्विसेज, और वो सर्विसेज से आप टेरिटरी सेक्टर का उपयोग करके बड़े आराम से सेकेंडरी सेक्टर तक की चीज़ों को आप परचेज कर पा रहे हैं घर में बैठे हुए, फिर वो कंपनी चाहे विश्व में कहीं भी हो। तो आपको ये समझना होगा कि इस तरह का जो चेंजेस हुआ, उसने प्राइमरी सेक्टर को एक्सपेंड करके सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंचाया, और उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर से डेवलपमेंट हुआ टेरिटरी सेक्टर का, और ये आज दोनों ही क्षेत्रों के लिए काम कर रहा है। जैसे आप लोग सुनते हैं ना, मुझे ऑर्गेनिक जूस पीने की आदत है। ऑर्गेनिक जूस आप अमेजॉन शॉपिंग से मंगा लेते हो अपने घर पे, तो वो जो अमेजॉन शॉपिंग आप कर रहे हो, आप टेरिटरी सेक्टर का उपयोग कर रहे हो प्राइमरी सेक्टर की चीज को लेने के लिए।
कि आप इस जूस को मंगाने के लिए टेरिटरी सेक्टर का उपयोग कर रहे हो। तो ये चेंजेस है बच्चों कि धीरे धीरे जो इन्वेंशंस होते हैं ना, वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर को इंटरकनेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और ऐसा ही हुआ, और आज की डेट में ये तीनों ही सेक्टर आपस में बहुत ही अधिक जुड़े हुए, आप इसे बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो एक बड़ा ही अलग फीचर्स देखने को मिला पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, और इंडियन इकोनॉमी में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिला, वो क्या था? इससे आपको ये समझ में आया कि प्राइमरी से सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी से टेरिटरी तक पहुंचेंगे, जो दोनों के लिए सर्विसेज देगा। लेकिन इंडिया में जो देखने को मिला बच्चों, वो ये ग्राफ था। इस ग्राफ में कुछ समय पहले तक प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर जो थे, जब हम आज़ाद हुए तो उस समय तक इन दोनों का योगदान काफ़ी था, और सर्विस सेक्टर नाम मात्र का था, जिसे हम टेरिटरी सेक्टर कहें, इसका नाम मात्र का योगदान था। लेकिन आज जब आप 13, 14, 15 या रिसेंटली आप 16, 17 का डाटा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडियन इकोनॉमी में 60% जो है वो योगदान, या हम जिसे कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा पैसे किस क्षेत्र से आ रहे हैं, तो वो सर्विस सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर है बच्चों। और यहाँ पर ये सेकेंडरी सेक्टर और ये प्राइमरी सेक्टर, ये दोनों पीछे रह गए हैं, और जो हमारा टेरिटरी सेक्टर है वो बहुत अधिक डेवलप हो गया है। तो आपके बोर्ड का एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर इसके इतने डेवलपमेंट का कारण क्या है, क्यों 60% जो है टेरिटरी सेक्टर बढ़ गया है। ये सिर्फ इंडियन इकोनॉमी में नहीं हुआ है, वर्ल्ड इकोनॉमी में हर देश में सर्विस सेक्टर बढ़ा है। तो जरा देख लेते हैं उन कॉजेस को कि क्यों आखिर ये बढ़ा है। तो सबसे पहला जो कारण है बच्चों जिसकी वजह से ये बढ़ा है, उसमें आता है कि कुछ जो सर्विसेज होती हैं वो बेसिक होती हैं, वो बेसिक सर्विसेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको अपना माल अगर बेचना है, बाजार तक ले जाना है, तो सड़क और गाड़ियों का चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपना काम शुरू करने के लिए, कोई दुकान खोलने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो किसी और से मांगने की बजाय बैंक का होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसके डेवलपमेंट को हम रोक नहीं सकते। भाई जैसे एक स्वास्थ्य विभाग है, तो वो मेडिकल जो सेक्टर है वो भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आता है। आखिर जीवन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो बेसिक सर्विसेज हैं जिसका हर सेक्टर में यूज़ होता है। तो जब हर सेक्टर में यूज़ होता है बच्चों, तो डेफिनेटली टेरिटरी सेक्टर इसके लिए भी सर्व करेगा, प्राइमरी के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी, इसलिए भी इसका परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो बेसिक सर्विसेज दे रहा है। और बेसिक सर्विसेज हर सेक्टर और हर पर्सन को चाहिए होती है, चाहे वो मेडिक्लेम के रूप में हो, या सड़क के रूप में हो, या बैंक बीमा किसी भी रूप में हो, वो चाहिए होती है। फिर सेकेंडरी इसका जो मेन कारण है कि डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, किसी भी जगह में इंडस्ट्री या हम जिसे कहते हैं औद्योगिक विकास, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है बच्चों, सर्विसेज की, सेवाओं की बहुत ज़रूरत होती है। आपको कैसे पता कि क्लब फॉक्स का जो शर्ट है वो बहुत अच्छा होता है? जब तक कि आप तक ऐड करके उस बात को नहीं पहुंचाया जाए। तो ऐड करने का काम, आप तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? सर्विस सेक्टर। वो क्या कर रहा है बच्चों? जरा दिमाग पे जोर लगा के सोचो, तो वो डिमांड क्रिएट कर रहा है। सर्विस सेक्टर डिमांड क्रिएट करता है सेकेंडरी सेक्टर में जो भी चीज़ें बनती हैं। कैसे आप लोग यूट्यूब जब देखते रहते हैं तो ये नई गाड़ी आने वाली है, उसको पहले ही बहुत अच्छे से लॉन्च किया जाता है, मीडिया को बुलाया जाता है, उसके फीचर्स बताए जाते हैं, गूगल ऐड में उसको डाला जाता है। तो इंडस्ट्री को बहुत ज़रूरत है सर्विस सेक्टर की, और कई तरह की सर्विसेज की ज़रूरत है। ये भी एक बड़ा कारण है कि सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है, क्योंकि आज गाड़ी मार्केट में नहीं आती, उससे पहले उसका रिव्यू यूट्यूब चैनल पे आ जाता है। तो यहाँ पे आप समझिए, ये है आपका सर्विस सेक्टर, वो बहुत ज़रूरी हो गया है इंडस्ट्रियल के डेवलपमेंट के लिए। इस वजह से भी बच्चों टेरिटरी सेक्टर का योगदान बढ़ा है। अगर मैं इसे और अच्छे से बताऊं तो आज टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है वो हमारे सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि हमारे मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है।
तो ये जो नई टेक्नोलॉजी, नए इन्वेंशन फॉर्मेशन हो रहे हैं, उसका हर सेक्टर में यूज़ हो रहा है बच्चों। और ये जो टेक्नोलॉजी है उसको इंडस्ट्री एरिया या प्राइमरी एरिया तक पहुंचाने का जो काम कर रहा है वो है टेरिटरी सेक्टर। कैसे? आज आपने सुना होगा, आप अपने मोबाइल में भी देखते होंगे, कई ऐसे किसानों के लिए ऐप हैं जो उनको जानकारी देते हैं कि फसलें कैसे उगानी हैं, कौन सी दवाइयाँ डालनी हैं, कैसे करना है। तो प्राइमरी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। वो ऊपर से सिर्फ सैटेलाइट फोटो खींच के बता देता है खेत का कि इस खेत की मिट्टी में इस चीज़ की कमी है, और ये सुविधाएं हमारे यहाँ के फार्मर्स लेते हैं। तो ये जो काम हुआ, उपग्रह से फोटो खींचा गया सैटेलाइट से, उस व्यक्ति के उसमें भेजा गया, उसने जमीन की फोटो खींची और भेज दी, और वो ऐप ने कैलकुलेट करके बता दिया कि आपका जो जमीन है वो एसिडिक हो रहा है या बेस ज़्यादा हो रहा है, उसने बता दिया। तो आप एक तरह से देखिए कि नई नई जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, और वो नई टेक्नोलॉजी के कारण भी टेरिटरी सेक्टर बढ़ा हुआ है। जैसे आउटसोर्सिंग समझिए बच्चों, आउटसोर्सिंग क्या है? अमेरिका की किसी कंपनी के पास अगर वर्कर नहीं है, लेबर नहीं है, वो इंडिया से हायर करेगा, इंडिया में वो बंदा यहाँ बैठकर अपने कंप्यूटर से अमेरिका की कंपनी का काम करेगा। ये है आउटसोर्सिंग। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ। तो आप बताइए कि फिर सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो बहुत अच्छे से इसके आंसर्स को भी लिख सकते हैं। अब इसी के साथ बच्चों, ये आपके इस चैप्टर का एक पार्ट था। मैं सेकंड पार्ट को लेकर बहुत ही जल्दी आप सभी से मिलूंगी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और आपका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ा या नहीं।